दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात चल रही है। कुछ तस्वीर आई है, हमें लगता है वो तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें एक कागज का पुर्जा प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को दिया। वो क्या है क्या नहीं है ये तो बाद में बात निकल कर आएगी, लेकिन ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इन तस्वीरों के समझिए चलिए कि 1-to-1 जो बातचीत और कितनी गुफ्तगू के साथ जो ये बातें हो रही हैं, इस बातचीत का मतलब बहुत साफ है कि 3 बजे कुछ ऐलान की स्थिति में दोनों देश आ सकते हैं। दूसरी बात, खुद प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि अब यहाँ से ये देखिए, ये उन्होंने जो कागज़ दिया है उन्हें वो दिखाया और उसके बाद कागज़ उन्हें सौंपा गया है। बहरहाल लेकिन इन सब के बीच बातचीत हो रही है और इस बातचीत के बाद 3:05 पर चूँकि मीडिया के सामने आएंगे और अपनी बातों का जिक्र भी किया जाएगा। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस बातचीत के भीतर क्या भारत और अमेरिका के बीच परमाणु करार को लेकर जो चीज़ें अटकी हुई हैं उस पर समझौते हो सकते हैं, बात आगे बढ़ सकती है। एनर्जी के क्षेत्र में एक बड़ा समझौता हो सकता है, वीज़ा के क्षेत्र में कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है अमेरिका की तरफ से, और टेररिज्म को लेकर आतंकवाद के मद्देनज़र क्या ये माना जाए, जिसकी जिक्र लगातार भारत करते रहा है कि पड़ोसी देश की ज़मीन से आतंकवादी पहलकदमी लगातार होती है। और इन सब के बीच खुद अमेरिका ने अगर इंटरनेशनल टेररिस्ट के तौर पर उस नाम लिया हाफिज़ सईद का, तो क्या पाकिस्तान के भीतर उसे अभी भी एक सिविलियन के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब भारत इसलिए चाहेगा क्योंकि अमेरिका ही लगातार दबाव भारत पर बनाता रहा है कि उसे बातचीत के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, लगातार बातचीत करनी चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि नज़रिया भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर और टेररिज्म को लेकर अमेरिका का बिल्कुल दो अलग अलग तरीके से देखता है? क्या ये माना जाए श्रीकांत जी? जो आज की स्थिति है टेररिज्म को देखते हुए, जो शार्ली हेब्दो के बाद जो अटैक हुआ है और उस पर जो सारे लोग इकट्ठे हुए पेरिस में, और पाकिस्तान की उसके ऊपर जो रिएक्शन थी पाकिस्तान में, और हाफिज़ सईद की खासकर उनकी जो रैली वगैरह की गई और पेशावर का हमला था, तो उस कारण टेररिज्म की लड़ाई जो है वो भी एक दूसरे स्टेज पे पहुंच गई है। और उसमें ये लगता है सबको कि पाकिस्तान को कंसेशन जो देने हैं उससे कुछ मिलता नहीं है। जो कुछ पाकिस्तान के लिए किया जाता है, चाहे वो एड हो चाहे जो मदद हो, पाकिस्तान लौट फिर के फिर वहीं आ जाता है। आपने जिक्र किया पेरिस का, बड़ी भद्द हुई थी अमेरिका की, क्योंकि जॉन कैरी उस समय गुजरात में थे, वाइब्रेंट गुजरात में आए हुए थे। उसके बाद वो पाकिस्तान चले गए। पेरिस में उनकी नुमाइंदगी करने के लिए बराक ओबामा भी नहीं आए, जॉन कैरी भी नहीं पहुंचे। और फर्स्ट टाइम हमने देखा व्हाइट हाउस ने इस पर माफ़ी मांगी कि ये गलती हुई है टेररिज्म को लेकर। जी, एक और जोड़ूं इसमें, जो ओबामा साहब की स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस था, हाँ, उसमें उन्होंने कहा स्कूल्स इन पाकिस्तान एंड फ्रॉम पाकिस्तान टू पेरिस, पाकिस्तान टू पेरिस, बिल्कुल। और उसमें एक और बात के टेररिज्म को लेकर जो ओबामा साहब का कंसर्न है, हमारा पाकिस्तान है और वो सही है क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वहाँ से होता है। उनका कंसर्न है आईएस को फाइट करने के लिए, और वो चाहते हैं कि भारत उनके साथ पूरी तरह जुड़े, अमेरिका के साथ जुड़े टू फाइट आईएस। उसमें हिंदुस्तान के कुछ रिजर्वेशंस है कि हम कहाँ तक जाकर ये लड़ाई अमेरिका की लीडरशिप में यूरोप में लड़ सकते हैं या मिडल ईस्ट में लड़ सकते हैं, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया में, गल्फ में लड़ सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो मुझे पूरा विश्वास है कि ओबामा साहब रखेंगे मोदी जी के सामने कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए इंटरनेशनल टेररिज्म को फाइट करने के लिए। लेकिन ये तो भारत के लिए फिर दोहरी मुश्किल हो। नहीं, लेकिन ये प्रायोरिटी अमेरिका की है ना। देखिए, जब आप दो पहलू की बात करते हैं, दो साइड्स की बात करते हैं, हम अपने कंसर्न गिना रहे हैं उनको, वो अपने कंसर्न क्यों नहीं गिनाएंगे हम लोगों को? नहीं तो क्या वो अपने कंसर्न के जरिए चेक एंड बैलेंस की स्थिति फिर पाकिस्तान को लेकर खड़ा करेंगे भारत के सामने? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं करोगे तो हम ये नहीं करेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उसमें ये नहीं कह रहा हूँ। उसमें थोड़ा नुआंस है। उस नुआंस ये है कि अमेरिका आईएस से लड़ने के लिए चाहता है कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो खुद इकट्ठे हों और वो अपने अंदर से इसके खिलाफ एक बहुमत पैदा करें, कि एक जज्बा पैदा करें। संभव नहीं है। नहीं, पर वो अभी भी ट्राई कर रहे हैं क्योंकि वो देखते हैं कि अगर वो उनके पीछे पड़ जाएंगे तो बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ और उनसे दूर हो जाएंगी। तो उनकी ये बड़ी डेलिकेट स्थिति है, ये वेस्ट की भी है, अमेरिका की भी है, कि आज की स्थिति को देखते हुए वो अगर आईएस के खिलाफ लड़ने में इस्लामिक कंट्रीज़ को साथ नहीं लेंगे
जैसे टर्की है, टर्की का सुना है कि वो IS को सपोर्ट करता है और अमेरिका का नेटो अलाय है। तो जब तक इनको थोड़ा चेंज नहीं करेंगे तो भारत तो दूर है, भारत का इसमें कोई रोल नहीं है। नहीं हम ठीक, हाँ जनरल साहब, ये अगर हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना चाहते हैं तब हमको भी भारत के बाहर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। ना तो हम अफगानिस्तान जाने के लिए तैयार हैं और ना ही भाई इस्लामिक कंट्री नहीं, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड। जनरल साहब हम यही बात कर रहे हैं कि शार्ली एब्दो को लेकर पेशावर में नारे लग रहे थे पक्ष में टेररिज्म के, जिस समय जॉन कैरी वहां पर मौजूद थे। वो तो ठीक है, वो पाकिस्तान के बाद फिर वहां गए ना, पेरिस गए। पेरिस जाना ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान को टेरर अटैक के तौर पे नहीं माने। वो तो स्ट्रेटेजिक डायलॉग उनका पहले का बना हुआ था, जो डेट्स हैं तो उनको तो जाना ही था। वाइब्रेंट गुजरात में आ गए, वो अलग बात है कि वो ये मैसेज देना चाहते थे कि ओबामा आ रहे हैं, भारत इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत महत्व। लेकिन जहाँ तक सवाल आतंकवाद का है, आतंकवाद को लड़ने के लिए भारत को भी अब नई सरकार बनने के बाद कुछ थोड़ा अपने बॉर्डर के बाहर कुछ कार्रवाई करने की इच्छा बनानी चाहिए। हमें लगता है हम इस पे आ रहे हैं, 1 मिनट इस पे आ रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि इस वक्त में मोदी सरकार गवर्नमेंट में है और मोदी सरकार पाकिस्तान को लेकर, टेररिज्म को लेकर जो सवालों को जिस तरीके से उठाती रही मनमोहन सिंह के दौर में या कांग्रेस के दौर में, इस तरीके से नई चीजें थी, वो कहीं बातचीत की दिशा में बढ़ जाते थे। हम इस पे आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम दिखा दें आपको कि राजघाट एक बार लिए चलते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ओबामा को वहां पर चरखा भेंट किया गया, किताबें महात्मा गांधी के दर्शन की भेंट की गई, उन्होंने कुछ विजिटर बुक में लिखा। संजय बताइए जरा, क्या कुछ वहां पर भेंट की गई चीजें और क्या लिखा गया? राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की राष्ट्रपति बराक ओबामा ने और यहां पर 1 मिनट का मौन रखा बापू के साथ। वो पहले भी वही बताते रहे हैं कि गांधी जी के साथ, उनके विचारों के साथ अपने आप को सबसे ज्यादा नजदीक मानते हैं। उन्हें बापू की एक प्रतिमा, आवक्ष प्रतिमा, 3 पुस्तकें और यादगार के तौर पर दी गई हैं, सूत की माला दी गई है और ये चरखा दिया गया है ताकि ये जब भी इन तमाम चीजों को देखें, इन यादगारों को देखें, तो गांधी जी के साथ उनका जो तादात्म्य स्थापित होता है वो एक नए आयाम में जाए। यानी ये सिर्फ उपहार नहीं बल्कि गांधी का एक स्पष्ट और साफ संदेश है जिसको बराक ओबामा यहां पर महसूस करना चाहते हैं। जब जब इन चीजों को वो देखेंगे तो ये यादें, बापू के साथ उनका जुड़ाव एक बार फिर तरोताजा हो जाएगा। जिस तरह से शांति, सत्य और निष्ठा का संदेश बापू ने दिया था, उसी तरह शांति और सत्य के रूप में यहां पर पीपल का पेड़ लगाया गया, जिसे ज्ञान वृक्ष कहा जाता है। भारत रवाना होने के पहले जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ सख्त और साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दी गई, ये कहा गया कि अगर इंसानियत यानी मानवता की रक्षा करनी है, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करना होगा। उसी तरह उसको कार्य रूप में परिणत किया गया। यहां पर पीपल का ज्ञान वृक्ष लगाया गया। ज्ञान वृक्ष, पीपल इसलिए पूजित है हमारे यहाँ क्योंकि वो जमाने का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर समाहित करता है और 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जीवनी शक्ति देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जहां आतंकवाद का प्रतीक है, वहीं ऑक्सीजन जीवन का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है। और यही ये जो यादगार ओबामा अपने साथ ले जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गांधी, उनका दर्शन, उनकी दृष्टि उनके साथ रहेगी और प्रेरणा, जिन्हें वो प्रेरणा स्रोत मानते हैं, ये चीजें लगातार उनके साथ रहेगी। और वो 3 पुस्तकें जिनमें गांधी जी की जीवनी। तो गांधी दर्शन खुद बराक ओबामा ने जिक्र भी किया और इस बात का भी जिक्र किया कि भारत में वो कैसे जीवित है, और उस दर्शन से जुड़ी हुई 3 पुस्तकें भी दी गई। और एक ऐसे दौर में महात्मा गांधी को याद, जिस दौर में आतंकवाद के मद्देनज़र माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका कुछ बातचीत आज जरूर करेंगे और उस दिशा में कोई कदम बढ़ाने, क्योंकि उनकी अमेरिकी प्रेसिडेंट की यात्रा से ठीक पहले अमेरिका ने जिस तरीके से पाकिस्तान को चिताया और इस बात का जिक्र किया कि कोई टेरर इस दौर में नहीं होना चाहिए, कोई एक लिहाज से ये संकेत थे कि पाकिस्तान की ज़मीन पर आतंकवादी हरकतें हैं। उसके बाद हक्कानी ग्रुप पे पाबंदी का जिक्र आना, जमातुल दावा को लेकर है या नहीं है, यह भी एक अनसुलझा सवाल उठा हुआ है। और इन सब के बीच हाफिज सईद, जो कि जमातुल दावा के मुखिया हैं, उनकी आवाजाही पाकिस्तान के भीतर अभी भी है। लेकिन ये सारे सवाल ऐसे हैं जिस पर क्या, किस रूप में बातचीत होगी, इस पर हर दृष्टि से
हर की नज़र इसी बात पर है। केसी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी सिंह साहब, आप तुरंत जुड़े हैं, इसलिए तुरंत एक सवाल जहन में है कि एक तरफ हम लोग बात कर रहे थे जिस पे लौटेंगे दोबारा, जो परमाणु समझौते के मद्देनजर था कि क्या ब्रेक थ्रू मिलेगा नहीं, लेकिन टेररिज्म को लेकर ये सवाल आ रहा है जो प्रोफेसर मुनी ने भी उठाया। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और टेररिज्म, इन दोनों को दो दृष्टि से अमेरिका देखता है। इसमें देखने में ये मिला है क्योंकि अमेरिका ने अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से तकरीबन 90% निकाल ली हैं, 10-15 हज़ार फ़ौजी उनके वहाँ बचे हैं, तो उन पे पाकिस्तान का वो दबाव नहीं जो पहले था, क्योंकि उनको पाकिस्तान के थ्रू सप्लाई रूट था, पाकिस्तान की मदद चाहिए थी। लेकिन हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि शायद वो बिल्कुल उनसे टूट गए हैं और हिंदुस्तान के साथ आ गए हैं, क्योंकि जब जॉन कैरी उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान में गए हैं, उन्होंने उन पे दबाव डाला कि अब जमात दावा और दूसरे जितने ग्रुप हैं इन पे कड़ी कार्रवाई करिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान को बातचीत करनी चाहिए। तो मेरे को लगता है जब प्रधानमंत्री हमारे ये मुद्दा उठाएंगे। केसी सिंह साहब, ठीक उनके बगल में जब सरताज अजीज खड़े थे, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे, वो कहते हैं कि बिना कश्मीर के हम बात नहीं करेंगे। भारत बहुत साफ तौर पे बोल चुका है, कश्मीर आप मत लाइए, बायलैटरल पे आइए, और ये कम से कम थर्ड पार्टी तो मत ही लाइए। क्या बात होगी, या आपको लगता है कि ये सिर्फ बैलेंस बनाने की कोशिश होगी इस बार भी? देखिए, ये आपस में ये मुद्दा फंस गया है कि बातचीत कैसे शुरू हो या कैसे आगे चले। उस पर एक सख्त नीति अपना ली है हिंदुस्तान में। अब अमेरिका की कोशिश ये होगी कि किसी तरीके से ये जो स्टैंड ऑफ बन गया है इसको कैसे तोड़े, ताकि ये दोनों के बीच में किसी तरीके से किसी मुद्दा। आपको लगता है इस बैठक में बातचीत टूटने वाली है, माने बातचीत के दिशा में बढ़ेंगे? वो जॉइंट स्टेटमेंट में कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपस में जब प्रधानमंत्री जब इतना टाइम इकट्ठे रहेंगे, आपस में बात करेंगे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति, देखिए अमेरिका के लिए पूरी दुनिया के मुद्दे हैं, वो सिर्फ हिंदुस्तान एक मुद्दा ऐसा नहीं है कि उसको लेके फिर बाकी चीज़ें, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं अमेरिका के मुद्दे। जैसे यहाँ पे आए, आगरा की जगह सऊदी अरब चले गए, क्योंकि जो वहाँ पे स्थिति बनी वो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी थी आगरा जाने से। तो इसलिए जब एक ग्लोबल, एक पूरी दुनिया की आप सबसे शक्तिशाली देश हैं, तो किसी एक कोने में कोई चीज़ होती है, उसका भी उनको सोचना पड़ता है कि उनकी पॉलिसी पे क्या असर पड़ेगा। आशान्वित हर कोई है कि, और बड़ी सारी उम्मीद और कयास या कहें आस लगाई जा रही है इस बातचीत से क्या क्या निकलेगा, और क्या वो किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला है। और मेक इन इंडिया के जरिए मोदी जो संदेश देने की कोशिश देश के भीतर कर चुके हैं कि अब आर्थिक दृष्टि से भारत कैसे पावरफुल तरीके से निकल के आने वाला है, उस दृष्टि पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की नज़र जरूर होगी, और चाहेंगे आज वो जब बराक ओबामा के साथ खड़े रहें तो उस बात का जिक्र हो। हम ब्रेक के बाद लौटेंगे, तब इसका जिक्र होगा कि वो कौन सा ब्रेक थ्रू खुद प्राइम मिनिस्टर चाहते होंगे कि आज कम से कम वो निकले और ये सामने आए दुनिया के कि दरअसल ये सिर्फ 26 जनवरी मसला नहीं है, अब मुख्य अतिथि मसला नहीं है।